गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और किस क्लास का, तो NCERT का क्लास नंबर 11 था और उस पुस्तक का नाम क्या था, ज्योग्राफी का पृथ्वी के मूल सिद्धांत। और इसमें क्या देखेंगे, आज हम लोग इकाई 3 में आ गए हैं, यानी यहाँ पर भू आकृतियों के बारे में पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे खनिज एवं शैल। खनिज यानी मिनरल्स, शैल यानी चट्टान। और शैलों के प्रमुख प्रकार, तो चट्टान के प्रकार देखेंगे और उनकी विशेषताएं जानेंगे। और कल देखेंगे हम लोग भू आकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, मृदा निर्माण आदि। और उसके अगले दिन भू आकृतियां और तथा उनका विकास। तो आज क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज एवं शैल यानी मिनरल्स एंड रॉक्स। सबसे पहले इसका समरी जान लीजिए। जो शैल यानी जो चट्टान होगा वह पूरी दुनिया में क्या है, मूल रूप से मात्र 3 तरह का, लेकिन अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो तरह का है। यानी सबका शुरुआत किससे होगा, तो सबका सब शुरुआत आग्नेय चट्टान से होता है, या इसको कहिए इग्नियस रॉक। यही प्राइमरी रॉक है, या यही प्राथमिक रॉक है, या यही आदि रॉक है। इसी का जो अपक्षय अपरदन होगा तो औषधि चट्टान का निर्माण होगा। और जब यही पुनः ताप दाब के कारण औषधि चट्टान हो या अग्नेय चट्टान हो, इनका परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, परिवर्तित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोग इसी को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यह चैप्टर कितना है, चैप्टर 5 है। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है, यानी पृथ्वी का निर्माण बहुत से एलिमेंट से हुआ है। इसकी बाहरी परत पर एक तत्व क्या है, तो बाहरी परत पर जो एलिमेंट है वो सॉलिड है, ठोस है। और आंतरिक परत में यह गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में है। यानी हम लोग बात कर रहे हैं मात्र ऊपर से 200 किलोमीटर की ही, यानी स्थल मंडल की। क्योंकि उसके नीचे क्या होगा, तो स्थल मंडल क्या है, ठोस है। उसके नीचे जो अपर मेंटल है वह लिक्विड है, और अपर मेंटल के बाद फिर नीचे जाएंगे धीरे धीरे तो जो इनर कोर है वो अभी ठोस है। तो अभी हम लोग ध्यान रखिए, पृथ्वी के संपूर्ण परपटी यानी परपटी ऊपरी परत की बात हो रही है का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। मात्र यह परपटी कितना है, तो यह औसत इसका कितना मोटा है, तो 35 किलोमीटर। जो महाद्वीपों पर अधिक है, पहाड़ों के नीचे जैसे हिमालय पर्वत के नीचे, तो यह इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। और महासागर में बहुत पतला हो जाता है। इसके नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। मेंटल कितना नीचे तक है, 2900 किलोमीटर। और पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है, एक मिनट, और पृथ्वी का केंद्र कितना है, तो पृथ्वी के जो तल है ऊपर यानी परपटी से लेकर यह केंद्र है यानी कि कोर, यहाँ तक की दूरी 6371 कहीं 70 कहीं 73 इतना किलोमीटर के बीच है। तो इसको क्या कहेंगे, तो यह कोर है, यह पूरा मेंटल है, और ऊपर का जो यह परत है पतला सा मात्र यह परपटी है। तो परपटी क्या है, तो यह मात्र 8 तत्वों से ही मिलकर मुख्य रूप से बना है। कौन कौन, तो यह ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। शेष भाग में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थ। तो यानी कि ऊपर वाला हो गया मैक्रो, यानी यह प्रमुख पदार्थ है, और यह माइनर है, थोड़ा सा इसका मात्रा होगा। आगे देखिए नीचे, सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना है, तो 46.6%। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8% से ज़्यादा, लोहा 5% है मात्र, और जो अन्य था वह मात्र 1.41% था। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि समान एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके या क्या होगा, तो देखिए मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया जाता है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। और भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है। लेकिन इनमें से सामान्यतः लगभग या उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से ही संबंधित हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। कुछ नीचे छूट गया, देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए,
इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है। यानी खनिज प्राकृतिक है, नेचुरल, और यह कार्बनिक भी है और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा न हो, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना हो, निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसका एक भौतिक फिजिकल यानी गुणधर्म होगा। खनिज का निर्माण दो यानी कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट आदि जैसे एक तत्वी खनिज भी पाए जाते हैं। यानी कि यह प्योर होगा, वह सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट होगा उसका। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर ही क्या होगा? एक मिनट, ही खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल मतलब क्या कहेंगे? कहीं सिंपल याद कीजिए, उसका टुकड़ा, छोटा सा कण। और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल मतलब सॉलिड रॉक सेल यानी चट्टान बनता है, खनिजों को क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। पहला, भौतिक विशेषताएं। किसका? तो खनिज का। पहला यहाँ देखिए, क्रिस्टल का बाहरी रूप यानी अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है क्रिस्टल के हिसाब से कि यह घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि प्रकार का हो सकता है। दूसरा, विदलन मतलब सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति होगी। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या नई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। तीसरा, विभंजन। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। यानी जो क्रिस्टल बनेगा वह नियमित आकार का नहीं होगा, ये वह विभिन्न आकार का हो सकता है। चमक, तो रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक नहीं होगी। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, उसमें रंग नहीं होता है फिर भी उसका चमक होता है। यानी प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। यह मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि चमक होता है खनिज का, यह अपना पहचान है। रंग, कुछ खनिजों के रंग उनकी ही परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आ जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। उसमें जिस तरह का अशुद्धि उसमें मिलावट है उस तरह का उसका कलर हो जाएगा। धारियाँ यानी जो एलिमेंट बनेगा जो खनिज है उसमें धारियाँ मतलब इस तरह का लाइन होगा। किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है, जैसे मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैंगनी होगा या हरा होगा, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट, यहाँ देखिए प्रकाश किरणें इस प्रकार और आर पार जाती हो तो वह पारदर्शी है कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। वहीं पारभासी यानी हल्का ट्रांसपेरेंट, प्रकाश किरणें आर पार होती हो लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती हो। और अपारदर्शी यानी कि उसमें प्रकाश पार नहीं कर सकेगा, यानी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार न होती हो। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल विशेष व्यवस्था, महीन हो सकता है, वह मध्यम आकार का हो सकता है या खुरदरे पीसे हुए हो सकता है। तंतु युक्त हो सकता है, तंतु युक्त होगा तो पृथक करने योग्य होगा, अपसारी होगा या विकिरणकारी भी हो सकता है। कठोरता, तो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्ह होना, यानी कठोर मतलब क्या, कोई उस पर प्रतिरोध यानी कोई उस पर बल लगाया और वह कितना उसके खिलाफ है सह रहा है, वही उसकी सापेक्षिक प्रतिरोधता है। जो जितना जल्दी टूट गया यानी उसका प्रतिरोध कम लगाया तो वह कम कठोर है। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापा जाता है। एक खनिज है टैल्क, सबसे भुरभुरा,
उससे मजबूत जिप्सम, उससे मजबूत कैल्साइट, उससे मजबूत फ्लोराइट, फिर एपेटाइट, और सबसे मजबूत या सबसे अधिक प्रतिरोधक वाला चट्टान कौन है जिसका क्रिस्टल, तो उसका नाम है हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में हम लोग नाखून, तो नाखून का प्रतिरोधकता कितना है, 2.5 है, तथा कांच या चाकू की नोक तो 5.5, अतः चाकू कांच किसको, नाखून को काट डालती है। आपेक्षिक भार, यह क्या है, दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी का भार का अनुपात, यानी हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे दीजिए। यानी कि आपेक्षिक भार मतलब क्या, कोई भी देखते हैं कोई वस्तु पानी में रख देंगे, कोई हवा में है, तो पानी में वह इतना ही डूबेगा, इतना ऊपर है, जबकि हवा में वह नीचे और स्थल पर आ गया। यानी हवा में क्या हुआ, यह अधिक भारी लगेगा और पानी में कम लगेगा। तो इन्हीं दोनों का अगर सापेक्षिक हम लोग अनुपात निकाले तो वही उसका आपेक्षिक भार हो गया। कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषताएं, जैसे पहला है फेल्ड्स्पर, यह क्या है, यह सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, मतलब सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्ड्स्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्ड्स्पर में शामिल है। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से लेकर हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच में भी इसका उपयोग होता है, किसका, तो फेल्ड्स्पर का। क्वार्ट्ज, ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है, यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील है। यह श्वेत एवं रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार बनाने में होता है, यानी उसके पाठपुर्जा में। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है, कौन, तो क्वार्ट्ज। पायरॉक्सिन, यह पायरॉक्सिन क्या है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी की भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग पायरॉक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है, किसका, तो पायरॉक्सिन का। एम्फीबोल, तो यह क्या चीज़ है, एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 7% भाग निर्मित होता है। ये हल्के एवं ये हरे एवं काले रंग के होते हैं तथा इनका उपयोग एस्बेस्टस के उपयोग में होता है। और हॉर्न ब्लेड भी एम्फीबोल का ही एक प्रकार है। माइका, यहाँ देखिए, तो इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपटी में इसका परसेंट मात्र 4% है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाई जाती है, कौन, तो माइका। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है, यानी अब्रक की बात हो रही है। आगे देखिए, ओलिविन, यह क्या है, ओलिविन। मैग्नीशियम, लौह तथा सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बासाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं, कौन, तो ओलिविन। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बैराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब क्या समझे, तो कैल्साइट, ये सब क्या खनिज के उदाहरण हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट यह लोहे का है, यानी कि आयरन में भी होगा। बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क आता है, यह एल्युमिनियम में भी पाया जा सकता है। कैल्साइट, यानी कैल्साइट किसका अयस्क है, तो कैल्साइट यह कैल्शियम कहीं अयस्क होता है, अतः इसमें कैल्शियम में भी यह पाया जाएगा। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जाएगा। पहला, यानी मनुष्य ने जिसको अच्छा समझा वह बहुमूल्य हो गया, यानी जो कम मात्रा में है वह बहुमूल्य, जैसे बहुमूल्य धातु। इसमें स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि सब क्या है, तो बहुमूल्य धातु हैं। कुछ का आभूषण बनेगा तो कुछ रणनीतिक धातु है। दूसरा होता है लौह धातु, यानी जिसमें लोहे की मात्रा, जैसे लोह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातु। तीसरा होगा अलौहिक धातु, यानी जिसमें लोहे का गुण न मेल खाता हो, जैसे इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज, यह क्या है, देखिए, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का ही मिश्रण है। आगे देखिए शैल, यानी रॉक पढ़ेंगे अब हम लोग, यानी चट्टा।
पृथ्वी की प्रॉपर्टी सैलों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सैल कठोर हो सकते हैं या वे नरम हो सकते हैं या विभिन्न रंगों की भी हो सकती है, जैसे गिरनाइट कठोर होगा, सेल खड़ी क्या है नरम है, ग्रेबो काला होता है, क्वार्जाइट दूध या श्वेत रंग का हो सकता है। सैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन भी नहीं होता है। सैलों में समानता पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर तथा क्वार्ट्ज होते हैं। सैलों एवं स्थलाकृतियों तथा सैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए सैलों को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन होगा। यह मात्र 3 प्रकार का ही मूल रूप से होता है, जैसे जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला अगले सैल, अग्नेय यानी इग्नियस रॉक, यह मैग्मा तथा लावा से ही इसका निर्माण होता है। मैग्मा यानी जब मेंटल का जो द्रवित पदार्थ है वह प्रॉपर्टी के अंदर है तो वह मैग्मा है, जब यह प्रॉपर्टी के ऊपर चला है तो यह लावा हो जाता है। और इसके जमने से जिस चट्टान का या सैल का निर्माण होगा वह अग्नेय सैल है। औषधि सैल यानी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि जो अग्नेय सैल पहले ऊपर आया और यह जमा हो गया, चलिए तो यह अग्नेय सैल। अब इस पर ताप, दाब, हवा और वर्षा के कारण इनका अपक्षय अपवर्तन शुरू हो जाएगा। तब इसे इनका टूट कर विखंडन होगा और ये नदी या पानी के सहारे किसी तली में जाकर बैठ जाएंगे। वहाँ पर परत दर परत समय के साथ बीतता जाएगा और एक नए चट्टान का ये रूप ले लेंगे। तो क्या होगा, वह औषधि सैल। और कैंथिज सैल यानी जो भी उपस्थित सेल है वो औषधि हो सकता है या अग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक या कैंथिज सेल, इसमें से कोई भी रॉक हो, अगर इस पर ताप दाब का असर पड़े और इनका जो भौतिक और जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हो जाए दोनों में, तो उपस्थित सेलों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित एक नया चट्टान बनेगा। वही क्या होगा, कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। तो कुछ डिटेल्स देखते हैं। अग्नेय सेल यानी इग्नियस रॉक। अग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। अग्नि यानी इग्नियस, यह लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है, यानी आग से बना हुआ है। भाई इतना याद कीजिए। मैग्मा के विषय में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब अपनी हम लोग मैग्मा क्या होगा, मैग्मा जब अपनी ऊपर गामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यानी कि पहले वह इस चेंबर में मैग्मा तरल रूप में था, लेकिन जब संवहन की धाराएं उठी तो यह ऊपर आ गया और ऊपर आकर यहाँ पर ठंडा हो जाए। यह हो सकता है कि यह प्रॉपर्टी के ऊपर ठंडा हो या प्रॉपर्टी के नीचे ठंडा हो, लेकिन इसको ठोस होना चाहिए। तो यह जब सॉलिड हो गया तो क्या हो गया, यह इग्नियस रॉक हो गया, यानी अग्नेय सेल बन गया। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। अग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होंगे तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, यानी कि यह धीरे धीरे कब ठंडा होगा, जब पृथ्वी की सतह के अंदर ही इसका रिसाव हो, तब इसमें बड़ा बड़ा इसका क्रिस्टल जमा होगा। और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलन, यानी अगर सतह के ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी लावा का मैग्मा का उद्गार होगा, तो हवा के संपर्क में आने पर आकस्मिक शीतलता यानी जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण इसके छोटे एवं चिकने कण बनेंगे। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर अग्नेय सेलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। गिरनाइट, ग्रेबो, पैगमेटाइट, बैसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टॉफ अग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है औषधि सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक। इसका उत्पत्ति कहाँ से होगा, जो भी नाम मिलेगा वह लैटिन भाषा का ही नाम मिलेगा, और लैटिन शब्द क्या था, सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ होगा व्यवस्थित, यानी पुनः पहले खराब हाल होगा, विखंडित होगा और फिर व्यवस्थित होगा। पृथ्वी की सतह की सेल यानी अग्नेय, औषधि एवं कायांतित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, यानी उनका वो एक्सपोज हो जाएगा, यानी उसका विखंडन होगा, अपवर्तन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का
विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण, संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर निक्षेपण यानी डिपोजिशन होगा, एक जगह जमा होगा, और फिर सघनता यानी वह कठोर होगा, उस पर प्रेशर पड़ा ताप दाब के कारण, द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है, यानी पुनः फिर से पत्थर का निर्माण है, पुनः फिर वह चट्टान का रूप धारण कर लिया। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती है, यानी कि इसमें केवल उसका भौतिक परिवर्तन होगा, केमिकल परिवर्तन न होगा। इसी कारण बालुकाश्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती है। यही कारण है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें जो जीव जंतु हैं उसके भी अवशेष पाए जाते हैं। यांत्रिक रूप से कुछ निर्मित जैसे बालुकाश्म, पिंड शिला, चूना पत्थर, शैल, सरसेल और विमिद्रा आदि सब उदाहरण है यांत्रिक रूप से जो अग्नि चट्टान है उसका परिवर्तन हो गया। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, तो इसमें क्या होगा, गिजराइट का निर्माण होगा, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सब क्या है, सब जीवाश्मों के ही सड़े गले अवशेष हैं। और तीसरा होगा रासायनिक रूप से यानी केमिकल के कारण, जैसे श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट तथा पोटास आदि का निर्माण होता है। रासायनिक रूप से इनका निर्माण होगा, यानी जो अग्नि चट्टान है उस पर केमिकल असर होगा जिससे इनका क्या होगा, जो अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड अंत में डिपोजिशन होगा, जिससे एक नया चट्टान का रूप अख्तियार कर लेंगे। लेकिन जो पहले मूल जो कण था उसका गुण इसमें विद्यमान रहेगा, केवल रूप, रंग और आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जो केमिकल यानी उसका जीन है, जीन में कोई परिवर्तन न आया। वही किसका उदाहरण है, तो सबके सब सेडिमेंट्री रॉक है। तीसरा होता है कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक। यह मेटामॉर्फिक रॉक का अर्थ क्या हुआ कि स्वरूप में परिवर्तन कैसे होगा, ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिकी क्रिया यानी प्लेट टेक्टोनिक के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब इनका परिवर्तन हो जाता है। और कायांतरण यानी इनका ये परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होगा तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। यानी कि रूपांतरण में क्या होगा, कोई भी हो शैल, या वो सेडिमेंट्री रॉक हो, या मेटामॉर्फिक रॉक हो, या वो इग्नियस रॉक हो, कोई भी हो, सब क्या होगा, ताप का असर होगा। यानी बेनी ऑफ जोन मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराते हैं, एक प्लेट जब अंदर जाता है और जहाँ पर वह मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। तो वहाँ पर इतना ताप होता है जिसमें जो कोई भी प्रकार का चट्टान हो वे सब वहाँ पर गल जाते हैं, और उसके बाद फिर से वहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा जब फिर सतह पर आएगा तो फिर से अग्नि चट्टान का निर्माण हो जाएगा। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। यानी कि अभी इसमें गति चालू है, यह ट्रांजिशन फेज में है। उष्मीय कायांतर के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होगा, एक होगा संपर्क कायांतरण एवं एक होगा प्रादेशिक कायांतरण। देखते हैं क्या है। संपर्क रूपांतरण मतलब शैलें यानी चट्टान यानी रॉक गर्म होकर ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और दूसरा प्रादेशिक कायांतरण, इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए, तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिकी दबाव के कारण विकृतियाँ आ जाती है। यानी उतना तापमान न हुआ कि वे पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाए, तापमान कम हुआ लेकिन दाब भी ऊपर से बढ़ गया, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। और कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पतरन यानी
फोलिएशन कहते हैं या रेखांकन कहेंगे। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंग में दिखाई देते हैं। कयांत्रित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहेंगे। बैंडिंग हो गया यानी उसमें विकृति आ गया, वो टेढ़ा हो गया। बैंडिंग प्रदर्शन करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहेंगे। कयांत्रित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कयांत्रित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कयांत्रित सेलें दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला होगा पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल। पट्टितासमयी या ग्रेनाइट या साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जिट आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। तो रूपांतरित सेल में कौन कौन आएगा आपका? तो ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जिट आदि ये सब रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। सेल चक्र यानी अग्नेय चट्टान से, अग्नेय रॉक से क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक, या अग्नेय या इग्नियस रॉक से बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, या सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगा? पुनः वह मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, या मेटामॉर्फिक से पुनः मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। यह क्या है? यही सेल चक्र है। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। अग्नेय शैल प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य जैसे औषधि एवं कयांत्रित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। अग्नेय शैलों को कयांत्रित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। अग्नेय एवं कयांत्रित शैलों से प्राप्त अंशों से औषधि शैलों का निर्माण होता है। औषधि शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा ये अपखंड औषधि शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जैसे अग्नेय, कयांत्रित एवं औषधि, पूरी दुनिया में ये तीन तरह के ही रॉक मिलेगा आपको। पर्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण संस्करण पत्रक यानी प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ही ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पुनः जो सारे जो ऊपर के जो रॉक थे वो क्या होंगे? पुनः अग्नेय यानी इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाएंगी। मतलब जो सेल है इसका एक चक्र पूरा हो गया। यहाँ देखिए यह सेल चक्र का एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यह अग्नेय सेल है, यह कयांत्रित सेल है और यह आपका औषधि सेल है। अग्नेय सेल से क्या क्या बनेगा? तो अग्नेय सेल से क्या होगा? अग्नेय इसका अपक्षय एवं अपर्दन से क्या बनेगा? पुनः औषधि सेल बन सकता है। अग्नेय सेल से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। अग्नेय सेल डायरेक्ट इस तरह से बेनी ऑफ जोन में चला जाएगा और पुनः मैग्मा में परिवर्तित होकर पुनः अग्नेय सेल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए अपक्षय और अपर्दन के कारण जो औषधि सेल बना था यह पुनः अपक्षय और अपर्दन से पुनः औषधि सेल बन जाए, या यह औषधि सेल का रूपांतरण होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, या औषधि सेल डायरेक्ट बेनी ऑफ जोन में जाएगा और वहाँ मैग्मा में परिवर्तित होकर पुनः अग्नेय सेल मतलब कि इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाए। इसी तरह कयांत्रित सेल यानी मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका परिवर्तन देखिए, यह डायरेक्ट मैग्मा में चला गया अंदर और यह इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो गया, और फिर या इसका भी अपक्षय अपर्दन होगा और सेडिमेंट्री रॉक में बनेगा। मतलब सबसे सबका हो सकता है अपक्षय तथा अपर्दन के द्वारा, या जो तापमान, दाब या किसी भी भौतिक हो या रासायनिक क्रिया हो, कोई भी जो प्रकृति में चक्र चलता है उन सब के कारण सेलों का एक दूसरे रूप में परिवर्तन होते रहता है। यह सार्वभौम सत्य है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग आज रॉक के प्रकार यानी सेलों के प्रकार, उनकी प्रकृति, उनका निर्माण कैसे होगा, सेल चक्र के बारे में समझे। सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनका गुण कैसा होगा। मिनरल के बारे में हम लोग देखे थे। मिनरल होगा एक धात्विक, एक अधात्विक, और उसमें एक बहुमूल्य धातु, कम मूल्य वाला धातु, एक लौह, एक अलौह धातु होता है, एक कार्बनिक होगा, एक अकार्बनिक होगा। इतना हम सब कुछ जाने अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो ग्रेनाइट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है निम्न में से कौन सा कयांत्रित सेल का प्रमुख लक्षण है यानी मेटामॉर्फिक रूप? इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका परिवर्तनीय है या पतन भी कह सकते हैं।
निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो एकमात्र तत्व वाला खनिज आपको माइका नहीं है, यानी चांदी, ग्रेफाइट और स्वर्ण तो एकमात्र तत्व वाले खनिज हैं। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? सबसे कठोर हीरा है। निम्न में से कौन सी शैल औषधि नहीं है? तो संगमरमर औषधि है, बोरेक्स औषधि है, ब्रेसिया औषधि है, लेकिन टाइलाइट यह तो रूपांतरित शैलें हैं। चलिए, और ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक तो देखते हैं ऊपर।